ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के बाद आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का हमने मैट्रिक्स में एक जगह यूज़ भी किया था, जहां मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आज वो समय आ चुका है। आज हम अपना टॉपिक ये डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट टॉपिक पे अभी हम लोग जब मैट्रिक्स कर रहे थे तो बीच में एक पोर्शन आया था, एक पार्ट आया था इस डिटर्मिनेंट से संबंधित। तो मैंने आपसे कहा था इस डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वो समय आ गया है, अब हम आज इस टॉपिक को ले रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये थ्रू आउट पूरी मैथमेटिक्स में आप क्लास 11th या 12th या चाहे कैलकुलस में जाएँ, चाहे इंटीग्रेशन में जाएँ, इनफैक्ट इन वेक्टर, अभी हम अगला टॉपिक वेक्टर भी लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन हर जगह रखा होगा। जैसे कॉमन फीचर्स है एक तरीके का, जो कि हर जगह बिन बुलाए आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज ये फर्स्ट और ये लास्ट टॉपिक हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे इस डिटर्मिनेंट के संबंध में, कि जिससे कि ये आपका ये टॉपिक छोटा सा आपके टिप पर हो जाए और आप इसके संबंध में सारी चीज़ें कैलकुलेशन करना आपको अच्छे से आने लगे, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस द डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट जैसे हमने लास्ट टाइम मैट्रिक्स क्यों पढ़ा था, मैं पता है आपको, मैंने बताया था कि मैट्रिक्स हमने इसलिए पढ़ा था जिससे कि हम अपनी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को आसानी से फाइंड कर सकें, ठीक है। तो उसी के कड़ी में ये हमारा ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट भी। तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर आता है कि वो उसके सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होते हैं जब वो इस चीज़ का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। देखते हैं, लेट अस a1x plus b1y is equal to c1, then a2x plus b2y is equal to c2, ठीक है। These are two linear equations, the first one and second one. Here is two variable x and y, a1 b1 b2, a1 b1 and a2 b2 and c1 c2 is a constant. तो यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसके सोल्यूशन तभी फाइंड हो सकता है, इसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब ये चीज़, ये कंडीशन हमारी है, इसको होल्ड कर रहा हो। अदरवाइज इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसके सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, ठीक है, नो सोल्यूशन। तो इसको हम एक ज़रा अलग फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। किस फॉर्म में? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, a1 b1 a2 b2 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। दिस इज द डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ओके, ऐसे हम एक तीसरी क्वेश्चन लेते हैं, इफ इन केस एक दूसरी ले लेते हैं, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y c3z इज इक्वल टू d3, राइट। अब यहाँ पे भी कंडीशन होल्ड करेगी वही चीज़, यहाँ पे कंडीशन थी। इसके इक्वेशन के जो तीन वेरिएबल है x y z, इसके सोल्यूशन तभी फाइंड हो सकते हैं जब यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कि b2 a1 b2 c3 माइनस b3 c2 प्लस b1 यहाँ से a3 c2 माइनस a2 c3 प्लस c1 प्लस c1 यहाँ से क्या आ जाएगा, a2 b3 माइनस a3 b2 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन तभी मिल सकते हैं जब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा हो। इसको हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2
C2 A3 B3 C3 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इस कंडीशन से आया। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, इस कंडीशन से ये चीज़ देखा गया, इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लिया गया। एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने से उसके सोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट मिले, एक नया एक पैटर्न मिला, इस पैटर्न को नाम दिया गया डिटरमिनेंट। इसको आगे कैलकुलेशन करने में इजी होता है कि रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, या एक सिमिलर एक आइडेंटिकल रो आ गई, या एक आइडेंटिकल दो रो आइडेंटिकल आ गए, 2 रो कॉलम आइडेंटिकल आ गए, तो उस नए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी इसकी वैल्यू 0 हो गई। बात क्लियर समझ में आ रही है ना। तो ये फॉर्म बाद में आया, पहले ये फॉर्म आया, इस फॉर्म से इसको अरेंज किया गया जिससे कि हमें समझने में, काम करने में, कैलकुलेशन में आसानी हो सके। अब इससे यहाँ कैसे गया, अब आप देख सकते हो A1 जनरली हम लोग क्या करते हैं बुकों में या आगे जो भी हमारे ट्यूटर्स वहाँ से होते हैं, तो वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में चले जाते हैं, बल्कि बेसिक कहाँ से है, इस फॉर्म से यहाँ आए। बात क्लियर हुई ना, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ आए। लेकिन अब हम सारे सवाल को ऐसे पढ़ते और इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा मुझे ये फॉर्म से ये फॉर्म याद आता है, उल्टा हम लोग नहीं समझते हैं। उल्टा समझ लीजिए तो आपको हमेशा के लिए कभी गलती होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए A1 यहाँ आया, B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है, साइन पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव देन पॉजिटिव। यहाँ आप साइन निगेटिव आएगा, बट ये साइन अंदर निगेटिव ले चुके हैं, तो ये पॉजिटिव कर देगा, तो माइनस B1 कर दें, तो यहाँ से क्या आएगा, B1 करेंगे तो A1 यहाँ से B1 पे करेंगे, यहाँ पे इस जगह इसका जो को फैक्टर होता है ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा A2 C3 माइनस A3 C2, माइनस साइन इधर अंदर ले लिया इसलिए बाहर आ गया। इस तरह C1 भी लेंगे तो A2 B3 माइनस A3 B2। बात क्लियर हो चुकी है आपको, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्जन, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्जन। बात सही है, क्लियर है। साइन यहाँ पे समझ सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव देन पॉजिटिव। ये पार्ट हमने मैट्रिक्स में भी आपसे डिस्कस किया था, जब हम लोग को फैक्टर निकाल रहे थे, उसके माइनर निकालते थे, माइनर देन उसके को फैक्टर निकालते थे। तो यहाँ साइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग क्या है, पॉजिटिव निगेटिव देन पॉजिटिव। बात क्लियर है, ठीक है। इससे इस फॉर्म में कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए। A1 यहाँ आया, A1 तो उस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, इस पार्ट को भूल जाइए, तो B2 C3 माइनस C2 B3 देन माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 देन प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमने इसको नाम जनरली आप लोग देखते हो, डिस्कस करते हो, देखते होगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट लिखा मिलता है, लेकिन हमने एक नया नाम और दे दिया, ऑपरेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी कि डिटर्मिनेंट में हम कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ करते हैं या लगा सकते हैं। तो इसी के क्रम में हम एक लेते हैं प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इफ़ रोज और columns are interchanged then if rows or columns are interchanged, then the value of determinant, then the value of determinants remains unchanged. Remains unchanged. तो देख लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देन यदि इसको हमने रो वाई कॉलम में चेंज कर दिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 C3, इन दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। सपोज दिस इज डिटर्मिनेंट D1 एंड D2, या ऐसे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D1 एंड D2। तो यहाँ पर जो हो रहा है D1 इज इक्वल टू D2 आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 एंड प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने इसको इसके रिस्पेक्ट में खोला, इस रो के पहली रो के रिस्पेक्ट में खोला ना, इस रो के रिस्पेक्ट में खोला मैंने। ठीक, अब ये डिटरमिनेंट दूसरा है, इसको हम यदि इस कॉलम के रिस्पेक्ट में भी खोल सकते हैं, तो कॉलम के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो क्या आएगा, A1 ये चीज़ हट जाएगी, देन ये B2 C3 देन माइनस B3 C2, फिर देन पॉजिटिव निगेटिव देन पॉजिटिव B1 देन ये फिर ये, यानी दोनों के केसेस में डिटरमिनेंट की सेम वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2। ठीक है भाई, यानी कि डिटरमिनेंट के केस में इफ इन केस रो आर इंटरचेंज बाई कॉलम या कॉलम बाय इंटरचेंज बाई रो, देन डजंट चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। ठीक है, एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस सेम रो चेंज बाई कॉलम एंड कॉलम चेंज बाई रो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। इसके हम डिफरेंट जब अप्लीकेशंस करते हैं कैलकुलस में या इंटीग्रेशन में या बहुत सारे अदर वेक्टर में, तब ये प्रॉपर्टियाँ बहुत अच्छे से यूज़ होती हैं। अभी हम लोग डिटरमिनेंट की सवाल लगाएंगे तो उसमें तो हम करेंगे यूज़। सेकेंड वन, इफ एनी रो और कॉलम are having value 0, then the value of determinant is 0। ठीक है, तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है। फिर 0 0 0 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, 0 या फिर ऐसे भी ले सकते हो A1 A2 A3 0 0 C1 C2 C3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रो 0 है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम 0 है। और आपको अच्छे से पता है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में भी आइदर एनी रो और आइदर एनी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं। जब हम ओपन करेंगे इनके रिस्पेक्ट में, तो ये इंटू दिस को फैक्टर माइनस ये, देन नेक्स्ट को फैक्टर, देन इसका, फिर इसके को फैक्टर। तो फिर जब बाहर 0 लगा है तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 0 के साथ, वो क्या कर देगा, 0 कर देगा, और तीनों का रिजल्टेंट यानी 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आता है। वैसी चीज़ यहाँ पर भी है, यानी कि किसी भी रो एनी कॉलम हैव द 0 वैल्यू, ऑल एलिमेंट्स आर 0, देन द होल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर लिया जाए। आप साथ साथ नोट करते चलिएगा
शायद मैं जल्दी हूँ तो आप देख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि स्लो चलूँ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ any two rows or column are identical then the value of determinant is always 0। यानी कि ये कह रहा है कि थर्ड प्रॉपर्टी कह रही चिल्ला चिल्ला के, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है, उनके एलिमेंट के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है, तो उसका नेट डिटरमिनेंट 0 आएगा। इससे आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। देखते हैं हम लोग। A1 B1 A1, A2 B2 A2, A3 B3 A3। ठीक, ये दो कॉलम सेम है, तो मेरा कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टी कह रही है दो कॉलम, दो एनी कॉलम या दो एनी रोज आर सेम या आइडेंटिकल हैं, तो उनकी वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 होती है। कैसे आप चेक कर सकते हो। A1 के रिस्पेक्ट में यदि हम इसे खोलें तो A1 के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो क्या आएगा, A1 B2 A3 माइनस B3 A2 माइनस B1 A2 A3 माइनस A3 A2। ठीक है, A1 रिस्पेक्ट में खोला तो B2 A3 माइनस A3 माइनस A2 B3, देन B1 रिस्पेक्ट में करेंगे A2 A3 माइनस A3 A2, देन प्लस A1 इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव निगेटिव देन पॉजिटिव इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, तो ये चीज़ तो पूरी की पूरी 0 हो गई, सेम है। अब इनको ज़रा खोल दो, A1 B2 A3 माइनस A1 B3 A2, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस A1 A2 B3 माइनस A1 A3 B2। अब A1 A3 B2 ये इससे कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, यानी कि नेट क्या वैल्यू आ गई, 0। तो मेरा वही कहने का मतलब था, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो नेट डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो चीज़ 0 आएगी। ठीक है, कोई एनी कन्फ्यूज़न, देख लिया जाए। ठीक है, यानी अभी हमने देखा रो इंटरचेंज बाय कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी, क्या सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि हम यहाँ पे कोई भी हमारे रो या कॉलम की वैल्यू 0 होती है तो उसके नेट डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। दो रो या दो कॉलम हमारे सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उस केस में नेट डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ।
if the position of any row or column are interchanged, then the value of determinant also change by one negative sign. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, एक डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इफ इन केस हम यहाँ पे किसी भी दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इफ द पोजीशन ऑफ एनी रो और कॉलम आर इंटरचेंज, द पोजीशन ऑफ एनी रो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी हम पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी हम ये कर रहे हैं यहाँ पे B1 A1 C1 B2 A2 C2 B3 A3 C3। इन दोनों के डिटरमिनेंट की सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। यानी कि यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज किया तो यहाँ पे एक साइन क्या आ जाएगा, इंक्लूड क्या हो जाएगा, माइनस साइन। इवन यहीं पे हमने यदि फर्दर इसमें हम क्या करें, अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये सही है गलत, इसको ऐसे चेक हो सकता है, इसको फर्दर चेंज कर दो। जब इसको फर्दर चेंज करेंगे फिर एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, देन वैल्यू सेम। ठीक है ना, यदि हमने यहाँ एक बार चेंज किया, एक नेगेटिव आ गया, फिर से इसको दोबारा चेंज करो, फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस फिर प्लस आ जाएगा, यानी सेम वैल्यू आ जाएगी। यानी मेरी जो प्रॉपर्टी कह रही बिल्कुल सही कह रही है, इसको चेंज करो फर्दर, यहाँ से चेंज कर सकते हो, देन फिर एक साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार नेगेटिव चेंज कर, अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि एक बार फर्दर पोजीशन चेंज करने में फिर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उसके रिमेन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू में अनचेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ठीक है भाई, कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, 4, 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ any row or column are multiplied by the value, multiplied by value k, then the value of determinant is also k times of determinant। कहने का मतलब ये है, A1 B1 C1 के A2 B2
C2K, A3, B3, C3K। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, K का मल्टीप्लाई करा दिया, तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, यहाँ से ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो K टाइम्स ऑफ, यानी K यहाँ पूरे कॉलम से कहने का मतलब उल्टे वे में हम बात करें तो किसी भी कॉलम या किसी भी एक रो से कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर रो से या किसी पर्टिकुलर कॉलम से एक कॉमन लेंगे तो वो कॉलम उठ के बाहर आ जाएगा। पर मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स के केस में कॉलम कॉमन लिया जाता था, पूरे हर एलिमेंट से कॉमन आता था। यहाँ पे एक पर्टिकुलर यानी रो या एक कॉलम से कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, उसके टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ठीक है, ये K टाइम्स हो जाता है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। इस प्रॉपर्टी अक्सर बहुत टाइम हमें इसी में ही हम लोग हैप्चुअल हो जाते हैं करने के लिए, इसी में कॉमन लेना, इसी से ही सब काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसे याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, रफ किया जाए, रफ करें इसको, समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी रो या कॉलम से हम किसी भी कांस्टेंट K की वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है या कॉमन लेते हैं तो वो पर्टिकुलर रूप से बाहर आ जाता है। या मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम उसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको नेट वैल्यू में चेंज ना हो इसके इफेक्ट को, तो हम क्या करें, उसी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जरा। अगली प्रॉपर्टी A1, B1, C1 प्लस D1, A2 प्लस B2, C2 प्लस B2, A3, B3, C3 प्लस B3। अब ये प्रॉपर्टी आपको देखने में बड़ा इजी लग रही होंगी, लेकिन यूज़ करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। यूज़ तभी अच्छे से हो पाता है जब जितनी ज़्यादा हम लोग इसको प्रैक्टिस में ले पाएँ। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे आपको आदत सी पड़ जाएगी कि हाँ इसको ऐसे कर लो, इसको ब्रेक कर लो। कि हो सकता है कि सवाल जैसे कि ये वाला पोर्शन है, अभी इसको ज़रा देखिएगा कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो है इससे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 प्लस A1, B1, D1, A2, B2, D2, A3, B3, D3। मतलब जो पोर्शन कॉमन था वो दोनों में आया, जो प्लस में था वो ये चीज़ आ गई। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसका उल्टा भी। अब दो डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, अब दो डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल दिख रही हैं और तीसरा रो या तीसरा कॉलम आपको चेंज कर रहा है, तो इसको दो मैट्रिक्स उठा के एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? यानी ये दो कॉलम सेम है, यानी इस वाले यानी थर्ड और इसके थर्ड को जोड़ दिया जाए तो एक नई डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो कभी कभी हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना और एक्सपेंड करी हुई चीज़ों को एक में कन्वर्ट करना, इस मैट्रिक्स से हम इस प्रॉपर्टी से एसोसिएट किया जा सकता है। अब कोई ऐसी डिटरमिनेंट आपको दिख रही हो कि हम यहाँ पे इसको तोड़ दें, सपोज यहाँ पे अब तो एग्जाम्पल लिया, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता, तो 6, 7, 8 और यहाँ पे इसको कर सकते 5 + 1, 6 + 1, 7 + 1, तो 1 1 1 1 आ गया। यहाँ पर भी 1 1 1 1 होता, तो ये 1 इसको ब्रेक कर देते तो ये वाला पार्ट तो अपने आप 0 हो जाता कि दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप ऐसा समझ लो, फॉर एग्जाम्पल 2 1 5 6 1 4 7 1 3। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं।
267 प्लस 267 यहाँ से कर देंगे हम लोग 4 3 3। अब ये वाला पार्ट, दो कॉलम हमारा आइडेंटिकल हो गया, ये चीज़ जीरो हो गई, ये चीज़ जीरो हो गई। अब आप कह सकते हो इसे फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा इसको खोल लेते हैं, जैसे यहाँ खोल रहे हैं। कुछ एक्स वाई जब वेरिएबल आएंगे तो उसमें तोड़ने में आसानी रहती है, वहाँ पे हमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यूज़ करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी एक चीज़ जीरो हो जाती है तो हमारा एक छोटा सवाल बच जाता है बाद में। यहाँ आपको लग रहा हो इसमें और इसमें अंतर ही क्या है, थोड़े से अंतर है, जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे वैसे इसको साथ एक्सपेंड कर लेंगे, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जब वेरिएबल होते हैं, जब वहाँ पे अननोन वैल्यू दी होती हैं, तब वहाँ से ब्रेक करने हमें एक पार्ट जीरो मिल जाए और एक छोटा सा डिटरमिनेंट बचता है तो बड़ी सहूलियत हो जाती है उस केस के लिए। तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड भी कर लें तो ये बन जाएगा, इसको एक्सपेंड करना जाए ऐसे एक्सपेंड कर, फर्दर इसको और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रॉपर्टी में एक थोड़ा इसका एक जनरल फॉर्म और देखते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये समीशन हमारा किसी एक के साथ अंदर चला जाएगा, f(x) gx a1 a2 a3 then b1 b2 b3। बात समझ में आ गई होगी। ये समीशन कह रहा है कि i = 1 से लेके समथिंग कोई कांस्टेंट की मान लो k तक जा रहा है। ठीक है, अब ये पहली बार i आएगा 1, यानी पहला ये यहाँ पे कह सकते हो i, यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, पहली बार गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इस तरीके से ये एक्सपेंड करेगा, यानी ये प्लस ये देन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तक जाएगा, डॉट डॉट के तक जाएगा। अब इनको फर्दर समीशन करना हो तो ये यानी ये हमारी ये दो रो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, ये तो चेंज हो नहीं रही है, तो इनके साथ हम सबको जोड़ के लिख सकते हैं, यानी हम समीशन यहाँ पे आसानी से समीशन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके बिना हमारा डिटरमिनेंट नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी। तो अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है कि ऑपरेशन, अब असली यूज़ हो रहा है उसके साथ ऑपरेशन करना। अब एक डिटरमिनेंट है ये a1 b1 c1 a2 a3 b3 c3। अब मुझे कुछ अभी तक जितनी हमने पहले की प्रॉपर्टी देखी हैं उसको हमें यहाँ पे यूज़ करने का मन कर रहा है। अब हमें ये लग रहा है कि हम इसके साथ k का मल्टीप्लाई करा दें, k का मल्टीप्लाई करा दें तो ये सेम बन जाएगा। यानी इसके हम चाहते हैं कि ये पहले कॉलम में एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक k फैक्टर यहाँ से कॉमन ले लो, ये दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल हो गए, देन इसकी नेट वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। या एक ऐसा ऑपरेशन बन सकता है कि हम इसी में k की वैल्यू का मल्टीप्लाई करा के इसी के साथ जोड़ दें तो ये सेम बन जाएगा। सेम बनने के केस में वो चीज़ जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन जब लगाते हैं तो ऑपरेशन जिस कॉलम में लगाना है, जिस रो में लगाना है, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। कॉलम सपोज हमने इसको लगाया, कॉलम आई में लगाया, आई में, ठीक, यानी कॉलम में लगा रहे हैं, दैट मीन्स ये कॉलम है C1 C2, या इसको हम नाम दे देते हैं D1 D2 D3। ठीक है, हमने पहले कॉलम में लगाया, दैट मीन्स ये आपका रो या कॉलम चलता है। तो सपोज हमने पहले कॉलम में लगा रहे हैं, जा रहे हैं इस कॉलम में, तो C1 में लगाया, क्या लगाया मैंने C1, एंड दैट मीन्स
ये वाला कॉलम, इस कॉलम में लगाने जा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? A1 यानी AI प्लस KBI प्लस K कुछ फैक्टर LDI। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा CI। यानी पहले में क्या लगा रहे हैं? KJ पहला लिया हमने, यानी I इसको ले रहे हो कॉलम को, तो पहले रो में, पहले कॉलम में लगा रहे हैं। तो पहले कॉलम में नहीं लगाया मैंने, इसको पहले रो में लगा लिया ना। तो जब रो में लगा लिया, इसको हम रो I दे देंगे, इस रो में लगा रहे हैं। यानी A1, इसका क्या मतलब हुआ कि A1 का B1 के साथ मल्टीप्लाई कॉलम में, सॉरी कॉलम में ही है। यानी यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, A1 प्लस KB1 प्लस LD1, A2 प्लस KB2 प्लस LD2, A3 प्लस KB3 प्लस LD3, B1 B2 B3 D1 D2 D3। हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो इस ऑपरेशन का नाम इसके सामने देंगे, जिससे कि जब कोई एग्जामिनर या कोई थर्ड पर्सन इसको चेक करे, आपके अलावा कोई देख रहा हो, तो उसे समझ में आना चाहिए कि ये जो आप लिख रहे हो किस ऑपरेशन के तहत लिख रहे हो। ठीक है, कॉलम में करना है तो कॉलम में करेंगे, रो में करना है तो रो में करेंगे। आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो, कोई आप डिवाइड करा सकते हो, जिससे के कांस्टेंट है ना, के कोई वैल्यू है, के है, 1/k कर सकते हो, 1/l कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी ऑपरेशन लगाइए आप, उसके साथ आप रिस्पेक्टिव यहाँ पे लिख दीजिए साथ में, और इधर उसको हैंडल कर लीजिए। पर कोई ना कोई ऑपरेशन लगाते वक्त कहीं ना कहीं उसका मोटिव तो होता ही है। कैसा मोटिव? इसलिए होता है कि हमें लग रहा है कि 2 कॉलम हम सेम कर पाएंगे, 2 रो सेम कर पाएंगे, या इसको ऐसा करने से हमारा एक वैल्यू पूरा 0 बन जाएगा, पूरा का पूरा एक कॉलम 0 बन जाए या एक रो 0 बन जाए। ऐसा ऑपरेशन हम लोग ढूंढेंगे, लगाएंगे, सोचेंगे, जिससे कि हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने का मतलब ही यही है कि हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकें। अदरवाइज तो हमारा सबसे ईजी वही प्रोसेस है, किसी के एक के रिस्पेक्ट में खोल दीजिए और उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, बस उसकी नेट जो वैल्यू आई वो डिटरमिनेंट की वैल्यू है। इतना सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको इसीलिए लगाई जा रही हैं जिससे कि आप अपने सवाल को, डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड कर सको और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करा जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, तो वहाँ आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करना ही होगा, वहाँ आप इससे बच नहीं सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना होगा। आपको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम नहीं देगा कि प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप इस प्रॉपर्टी को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो एक डजंट मैटर। आपसे सिंपल प्रॉपर्टी लगाने के लिए बात करेगा कि आप इसे प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आगे देखते हैं इसको। अगला हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब एक डिटरमिनेंट ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मैं एक दूसरी डिटरमिनेंट है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, K1 L1 M1 K2 L2 M2 K3 L3 M3।
अब दो डिटरमिनेंट का हमें मल्टीप्लाई कराना है, सेम एज मैट्रिक्स की तरह होता है इसमें मल्टीप्लाई कराना, आइदर रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, रो बाई कॉलम या कॉलम बाई रो। आपको जैसे मैट्रिक्स हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी वैसे यहाँ पे हो जाएगा। अब सपोज इस रो का इस कॉलम के साथ, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, ऐड कर देंगे, पहला एलिमेंट बन जाएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, दूसरा एलिमेंट। इस रो का तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, तीसरा एलिमेंट। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3, ठीक है। A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3 L3, A1 M1 प्लस A2 M2 प्लस A3 M3, ठीक है। इसी तरीके से अगला आप देखेंगे B1 K1 प्लस B2 K2 B3 K3 प्लस B1 L1 B2 L2 B3 L3 B1 M1 प्लस B2 M2 B3 M3, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक और, C1 K1 प्लस C2 K2 प्लस C3 K3, C1 L1 प्लस C2 L2 C3 L3, देन C1 M1 प्लस C2 M2 प्लस C3 M3, ठीक है। सेम वही है जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप एक बार देख लीजिए। तो ये हमने किया रो बाई कॉलम, आप कॉलम बाई रो भी कर सकते हो, रो बाई रो भी कर सकते हो, कॉलम बाई कॉलम भी कर सकते हो। सेम एज मैट्रिक्स में जिस तरह मल्टीप्लिकेशन था वही यहाँ पर भी है, सेम प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, ओके। अभी तक हम लोगों ने डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी देख ली हैं, तो उसी के आगे एक एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, ये डिटरमिनेंट है और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करना बहुत इजी है, आप इसके रिस्पेक्ट में से खोल दीजिए। 1 के रिस्पेक्ट में खोलेंगे BC² माइनस CB2 स्क्वायर देन -1। अब इसे आसानी से खोला जा सकता है, कैसे? 1BC2 स्क्वायर माइनस CB2 स्क्वायर देन -1 AC स्क्वायर माइनस CA2 प्लस 1 AB2 स्क्वायर माइनस BA2 स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इसे कॉमन सब ले लीजिए, BC स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? BC कॉमन ले लीजिए, BC लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? C माइनस B। यहाँ से AC कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा? C माइनस A। यहाँ से क्या ले सकते हैं? A भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या बचेगा? B माइनस A, ठीक, B माइनस A। तो यहाँ से जो फैक्टर है, तो अभी इस तरीके से कुछ नहीं बन रहा है, आप इसे क्या कर रहे हो, फर्दर आप खोल दीजिए और यहाँ से एक अरेंजमेंट कर लीजिए। ये आ गया ABC, यहाँ से इसे खोल दीजिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आप प्रूव कर सकते हो। मतलब इसको खोल के इसको कर दीजिए, इसे खोल दीजिए, यही आ जाएगा। देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS, देन हैज प्रूव्ड। बट अभी तक हमें कह रहा है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। तो हमारा कोई भी डिटरमिनेंट सवाल आएगा तो हमारा मेन फोकस होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को 0 बनाना। यानी हमारा टारगेट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटरमिनेंट के अंदर
प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर जीरो बनाना। बात समझ में आ रही है? यानी हमारा मेन मकसद है, मैं इसको हिंदी में इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्या कि हमारे इस डिटरमिनेंट के अंदर जो इनके एलिमेंट की वैल्यू है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना है। आपको पता है कि जीरो होने से हमें बहुत आसानी रहती, जीरो से मल्टीप्लाई कराना, जीरो जीरो के साथ जो आएगा प्लस करना, वो भी उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस करना, वैल्यू में चेंजेस नहीं है। तो हमारा मेन टारगेट है इसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू को, डिटरमिनेंट के अंदर के एलिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना। अच्छा, तो पहला हम देखते याद आ रहा होगा क्या, इसमें हम क्या करें, कॉलम को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी हम पहला ऑपरेशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या C1 के अंदर ले रहे हैं C1 माइनस C2। C1 में ऑपरेट करेंगे और C1 में माइनस C2 करेंगे, यानी कि 1 माइनस 1 0, a माइनस b, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। ठीक, यहां से आप देख सकते हो a माइनस बी कॉमन आ गया। देन अच्छा, फिर अभी और रुक सकते हैं, इसमें इसको जीरो कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं C2 में C2 माइनस C3, देन 0 a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। ठीक, अब जीरो बनाना आसान नहीं है, पर यहाँ से एक काम हो सकता है, इस पूरे से a माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ भी a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी, अंदर क्या बचा 0 1 a प्लस बी, यहाँ से कॉमन लिया a माइनस बी दिया, ये आ गया, यहाँ से 0 1 b प्लस सी, देन 1 c स्क्वायर। ठीक, अब बता दो पहले वाले रो के, और हाँ दूसरा, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस रो में जीरो हो या जिस कॉलम में जीरो, उसके रिस्पेक्ट में खोलना चाहिए। यहाँ 2 जीरो मिल गए, इसके रिस्पेक्ट में खोल दीजिए। तो जब इसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये b प्लस सी, देन माइनस a माइनस बी, तो क्या हो गया, यहाँ से ये b से b कैंसिल, c माइनस a, देन a माइनस b, b माइनस c, देन c माइनस a। दिस इज a value of determinant, hence proved। ठीक है, यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज के NCERT के बुक या आपके पास कुछ भी RD शर्मा वगैरह, RS अग्रवाल जो भी है आपके पास किताब है, तो उसके आप डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम को लेना हैंडल करिए। आई थिंक इन प्रॉपर्टी यूज़ करके आप आसानी से सवाल को लगा सकते हो। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।